IBOSD प्रोफेशनल लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं साजू मैथ्यू, सेफ्टी लीडर, लीडरशिप कोच, लेखक और IBOSD UK लिमिटेड का संस्थापक एवं ग्लोबल प्रेसिडेंट। मेरे साथ इस सीखने की यात्रा में जुड़ने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका स्वागत है। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी मानवीय व्यवहार के माध्यम से एक सुरक्षित कार्यस्थल बनाने की संपूर्ण मार्गदर्शिका। चाहे आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल हो, सुपरवाइजर, मैनेजर, ट्रेनर, व्यवसाय, विद्यार्थी या फिर ऐसे व्यक्ति जो यह मानते हैं कि हर कर्मचारी को दिन के अंत में सुरक्षित अपने घर लौटने का अधिकार है, ये ऑडियो बुक विशेष रूप से आपके लिए लिखी गई है। ये कार्यस्थल की सुरक्षा पर लिखी गई केवल एक और किताब नहीं है। ये लोगों के बारे में है, यह व्यवहार के बारे में है, यह नेतृत्व के बारे में है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने के बारे में है कि बुद्धिमान, अनुभवी और अच्छी तरह प्रशिक्षित लोग भी कभी कभी असुरक्षित निर्णय क्यों लेते हैं, और हम एक लीडर के रूप में उन्हें हर दिन सुरक्षित व्यवहार चुनने के लिए कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक में मैं आपके साथ वास्तविक जीवन की कहानियां, व्यवहारिक अनुभव, नेतृत्व से जुड़े सबक, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी की महत्वपूर्ण समझ और ऐसी प्रभावी रणनीतियां साझा करूंगा जो कार्यस्थल की सुरक्षा को केवल नियमों के पालन की व्यवस्था से आगे ले जाकर व्यक्तिगत जिम्मेदारी की संस्कृति में बदलने में सहायता कर सकती है। कुछ कहानियां आपको प्रेरित करेगी, कुछ आपकी सोच को चुनौती देंगी और कुछ कहानियां शायद आपकी आंखें नम कर दें। लेकिन मेरी सच्ची आशा है कि इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपको एक बेहतर लीडर और मानव जीवन का अधिक जिम्मेदार संरक्षक बनने के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि रोकी गई हर दुर्घटना केवल एक कर्मचारी को नहीं बचाती, वो एक परिवार को बचाती है, वो एक भविष्य को बचाती है, वो एक सपने को बचाती है। इसलिए आप दुनिया के किसी भी हिस्से से इस ऑडियो बुक को सुन रहे हो, इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। और अब आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। प्रस्तावना। मैंने ये पुस्तक क्यों लिखी? 2 दशकों से अधिक समय तक विभिन्न उद्योगों और देशों में अनेक संगठनों के साथ काम करते हुए मुझे हजारों कर्मचारियों, सुपरवाइजरों, मैनेजरों और बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत करने और काम करने का अवसर मिला है। अपनी पेशेवर यात्रा के दौरान मैंने कार्यस्थल पर हुई अनेक घटनाओं और दुर्घटनाओं की जांच की है, सेफ्टी और लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए हैं और वास्तविक कार्य परिस्थितियों में लोगों के व्यवहार को बहुत करीब से देखा है। इन वर्षों के दौरान एक प्रश्न लगातार मुझे सोचने के लिए मजबूर करता रहा है, जिन संगठनों में उत्कृष्ट सुरक्षा प्रणालियां मौजूद हैं, वहां भी कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं क्यों होती रहती हैं? कई संगठन कार्यस्थल की सुरक्षा पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। वे आधुनिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पे उपलब्ध कराते हैं। वे विस्तृत नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार करते हैं। नियमित निरीक्षण और ऑडिट किए जाते हैं। सेफ्टी मीटिंग्स, टूलबॉक्स टॉक्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। कई संगठन गर्व के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सेफ्टी सर्टिफिकेशन भी प्रदर्शित करते हैं। फिर भी गंभीर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि दुर्घटनाएं हमेशा नियमों की कमी के कारण नहीं होती। अक्सर दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि लोग उन नियमों का पालन नहीं करते। कार्यस्थल की सुरक्षा में सबसे बड़ी चुनौती हमेशा नई प्रक्रियाएं बनाना नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है मानवीय व्यवहार को प्रभावित करना। अधिकांश कर्मचारियों को अपना काम सुरक्षित तरीके से करने का सही तरीका पता होता है। अधिकांश सुपरवाइजर सुरक्षित कार्यप्रणाली को लागू करने का महत्व समझते हैं। अधिकांश मैनेजर वास्तव में अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। फिर भी शॉर्टकट अपनाए जाते हैं। असुरक्षित कार्यों को नजरअंदाज किया जाता है। असुरक्षित आदतें धीरे धीरे सामान्य बन जाती हैं। और आखिरकार एक गलत निर्णय किसी व्यक्ति का पूरा जीवन हमेशा के लिए बदल देता है। अपने करियर के दौरान मैंने ऐसे अनेक परिवारों को देखा है जिनका जीवन कार्यस्थल पर हुई एक दुर्घटना के कारण हमेशा के लिए बदल गया। मैंने उन माता पिताओं का दुख सुना है जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। मैंने ऐसे पति और पत्नियों से बात की है जिनके भविष्य के सारे सपने केवल एक टेलीफोन कॉल के साथ समाप्त हो गए। मैंने ऐसे बच्चों को बड़ा होते देखा है जिन्हें अपने पिता के बिना जीवन बिताना पड़ा। और कई बार इसकी शुरुआत केवल एक सोच से हुई थी, कुछ नहीं होगा। ये 4 शब्द कार्यस्थल पर हुई अनगिनत त्रासदियों से पहले चुपचाप बोले गए हैं। इन अनुभवों ने मुझे ये समझाया कि कार्यस्थल की सुरक्षा केवल कंप्लायंस, नियमों का पालन नहीं है। ये लोगों के बारे में है, यह व्यवहार के बारे में है, यह नेतृत्व के बारे में है, यह मूल्यों के बारे में है, और सबसे बढ़कर यह उस समय भी सही निर्णय लेने के बारे में है जब आपको कोई देख नहीं रहा हो। ये पुस्तक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक की पड़ताल करती है। लोग खतरे को जानते हुए भी असुरक्षित कार्य क्यों करते हैं? और उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न,
एक लीडर लोगों को हर दिन सुरक्षित व्यवहार चुनने के लिए कैसे प्रभावित कर सकता है? ये बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी पर लिखी गई केवल एक और पुस्तक नहीं है। ये सुरक्षा के मानवीय पक्ष की यात्रा है। इसमें वास्तविक जीवन के अनुभव, व्यवहारिक नेतृत्व के सबक, मानवीय व्यवहार की गहरी समझ और ऐसी प्रभावशाली कहानियां शामिल हैं जो ये दिखाती हैं कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णय कार्यस्थल की सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। चाहे आप सेफ्टी प्रोफेशनल हो, सुपरवाइजर, मैनेजर, ट्रेनर, व्यवसाय, विद्यार्थी या किसी संगठन के लीडर, मुझे आशा है कि इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपको नियमों और प्रक्रियाओं से आगे देखने के लिए प्रेरित करेगा और आपको बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सहायता करेगा। क्योंकि रोकी गई हर दुर्घटना केवल एक कर्मचारी को नहीं बचाती, वो एक परिवार को बचाती है, वो एक भविष्य को बचाती है, वो एक सपने को बचाती है। यदि यह पुस्तक केवल एक व्यक्ति को भी कल काम शुरू करने से पहले रुकने, सोचने और अधिक सुरक्षित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है, यदि यह किसी एक सुपरवाइजर को किसी शॉर्टकट को दुर्घटना में बदलने से पहले रोकने के लिए प्रेरित करती है, यदि यह किसी एक लीडर को ऐसा कार्यस्थल बनाने में सहायता करती है जहां सुरक्षा को केवल लागू नहीं किया जाता, बल्कि लोग स्वयं उसका महत्व समझते और अपनाते हैं, तो इस पुस्तक को लिखने में बिताया गया मेरा हर एक घंटा सार्थक होगा। मुझे आपकी सीखने की इस यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए हृदय से धन्यवाद। आइए हम मिलकर ऐसे कार्यस्थल बनाएं जहां हर व्यक्ति हर दिन सुरक्षित अपने घर लौटे। साजू मैथ्यू, सेफ्टी लीडर, लीडरशिप कोच, लेखक, संस्थापक एवं ग्लोबल प्रेसिडेंट, IBOSD UK लिमिटेड। मेरे पाठकों के नाम एक संदेश। इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत बात साझा करना चाहता हूं। इस पुस्तक में आप जिन कहानियों को पढ़ने और सुनने जा रहे हैं, वे वास्तविक कार्यस्थल की घटनाओं और उन वास्तविक लोगों के अनुभवों से प्रेरित हैं, जिनका जीवन कार्यस्थल पर हुई दुर्घटनाओं के कारण गहराई से प्रभावित हुआ। पिछले 3 दशकों में विभिन्न उद्योगों और देशों के संगठनों के साथ काम करते हुए मैंने ऐसी अनेक घटनाओं को बहुत करीब से देखा है। इनमें से कुछ कहानियां वर्षों बाद भी मेरे मन में जीवित हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई दुर्घटना हुई थी, बल्कि इसलिए कि उस एक दुर्घटना ने कुछ लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। इन घटनाओं से जुड़े व्यक्तियों, उनके परिवारों और संगठनों की गोपनीयता की रक्षा के लिए मैंने उनके नाम, पहचान, स्थान और पहचान उजागर करने वाले कुछ विवरण बदल दिए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, हर कहानी के पीछे की भावनाएं, उससे मिलने वाले सबक और मानवीय अनुभव वास्तविक है। कुछ कहानियां आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं, कुछ आपकी सोच को चुनौती दे सकती है और कुछ शायद आपकी आंखें नम कर दें। लेकिन इस पुस्तक में प्रत्येक कहानी को शामिल करने का केवल एक उद्देश्य है, हमें ये याद दिलाना कि हर दुर्घटना रिपोर्ट के पीछे एक इंसान होता है, एक परिवार होता है, एक भविष्य होता है, और कुछ खो जाने के बाद उसे कभी भी पूरी तरह वापस नहीं लाया जा सकता। मैंने ये पुस्तक केवल एक सरल उद्देश्य के साथ लिखी है, मानवीय व्यवहार को प्रभावित करके जीवन बचाने में सहायता करना। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी केवल कार्यस्थल पर चलाया जाने वाला एक सेफ्टी प्रोग्राम नहीं है। ये सोचने का एक तरीका है, यह एक संस्कृति है, यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, और यह मानव जीवन की रक्षा के प्रति जीवन भर की प्रतिबद्धता है। हर दिन दुनिया भर में करोड़ों लोग अपने घरों से काम के लिए निकलते हैं। उनकी अपेक्षा बहुत सरल होती है, शाम को सुरक्षित अपने प्रियजनों के पास वापस लौटना। दुर्भाग्य से हर कोई वापस नहीं लौटता। मेरी सच्ची आशा है कि यह पुस्तक लोगों को अधिक सुरक्षित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगी। यह अधिक प्रभावशाली और जिम्मेदार लीडर्स तैयार करने में योगदान देगी और ऐसे कार्यस्थलों के निर्माण में सहायता करेगी जहां लोग सुरक्षा को इसलिए नहीं चुनते कि कोई उन्हें देख रहा है, बल्कि इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे वास्तव में मानव जीवन का मूल्य समझते हैं। एक विशेष अनुरोध, यदि आपको ये पुस्तक उपयोगी और मूल्यवान लगे, तो मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। कृपया इस संदेश को आगे पहुंचाने में मेरी सहायता करें। इस निःशुल्क बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी ऑडियो बुक सीरीज को अपने सहकर्मियों, मित्रों, विद्यार्थियों, परिवार के सदस्यों और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है। यदि आप एक व्यवसाय, मैनेजर, सुपरवाइजर, ट्रेनर या सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन एपिसोड्स को अपने संगठन की वर्कप्लेस लर्निंग का हिस्सा बनाएं। इन्हें टूलबॉक्स टॉक्स में चलाएं, सेफ्टी मीटिंग्स में सुनाएं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में शामिल करें, ट्रेनिंग सेशंस में इनका उपयोग करें और अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से इन्हें सुनने के लिए प्रोत्साहित करें। क्योंकि सीखने से जागरूकता पैदा होती है, जागरूकता व्यवहार को प्रभावित करती है, सुरक्षित व्यवहार दुर्घटनाओं को रोकता है
और रोकी गई दुर्घटनाएं जीवन बचाती हैं। मेरा व्यक्तिगत मिशन है कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के सिद्धांतों को दुनिया भर में कम से कम 10 लाख यानी 1 मिलियन लोगों तक पहुंचाया जाए। मैं इस मिशन को अकेले पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर इसे संभव बना सकते हैं। हम अधिक सुरक्षित कार्यस्थल बना सकते हैं, हम मजबूत सेफ्टी कल्चर विकसित कर सकते हैं, और हम अनगिनत परिवारों को उन दुर्घटनाओं के दर्द से बचा सकते हैं जिन्हें रोका जा सकता था। हमेशा याद रखिए, रोका गया हर असुरक्षित कार्य एक जीवन की रक्षा है। सुरक्षित किया गया हर जीवन एक परिवार की रक्षा है, और सुरक्षित किया गया हर परिवार हमारी दुनिया के बेहतर भविष्य की नींव है। इस मिशन पर विश्वास करने के लिए आपका धन्यवाद। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर ऐसे कार्यस्थल बनाएं जहां हर व्यक्ति हर दिन सुरक्षित अपने घर लौटे। सस्नेह साजू मैथ्यू, लेखक, सेफ्टी लीडर, लीडरशिप कोच, संस्थापक एवं ग्लोबल प्रेसिडेंट, IBOSD UK लिमिटेड। विषय सूची भाग आई व्यवहार को समझना। अध्याय 1 सुरक्षित तरीके से काम करने वाले लोग भी दुर्घटनाग्रस्त क्यों होते हैं। अध्याय 2 बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का जन्म और विकास। अध्याय 3 अच्छे लोग भी असुरक्षित निर्णय क्यों लेते हैं। अध्याय 4 मानवीय भूल या मानवीय चुनाव। अध्याय 5 हम जोखिम को कम क्यों आंकते हैं। भाग 2 मानव मन। अध्याय 6 असुरक्षित व्यवहार के पीछे का मनोविज्ञान। अध्याय 7 आदतें सुरक्षा व्यवहार को कैसे आकार देती हैं। अध्याय 8 जीवन बचाने वाला दृष्टिकोण। अध्याय 9 व्यवहार को प्रभावित करने वाली मान्यताएं। अध्याय 10 प्रेरणा सुरक्षा व्यवहार को चलाने वाली छिपी हुई शक्ति। भाग 3 अवलोकन और कोचिंग। अध्याय 11 वो देखना जो दूसरों की नज़र से छूट जाता है। अध्याय 12 व्यवहार अवलोकन की प्रभावी तकनीकें। अध्याय 13 निगरानी और दंड के बजाय कोचिंग। अध्याय 14 सकारात्मक प्रोत्साहन की शक्ति। अध्याय 15 ऐसा संवाद जो व्यवहार बदल दे। भागेव नेतृत्व। अध्याय 16 नेतृत्व की शुरुआत व्यवहार से होती है। अध्याय 17 ऐसी सुरक्षा संस्कृति का निर्माण जो लंबे समय तक कायम रहे। अध्याय 18 विश्वास हर सुरक्षित कार्यस्थल की नींव। अध्याय 19 वे अग्रणी संकेतक जो वास्तव में मायने रखते हैं। अध्याय 20 स्थायी व्यवहार परिवर्तन कैसे लाएं। भाग 20 सिद्धांत से व्यवहार तक। अध्याय 21 बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी को सफलतापूर्वक लागू करना। अध्याय 22 वे गलतियां जिनके कारण BBS कार्यक्रम विफल हो जाते हैं। अध्याय 23 वास्तविक कार्यस्थल की कहानियों से मिले सबक। अध्याय 24 बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का भविष्य। अध्याय 25 IBOSD बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी मॉडल अपंजीकृत व्यापार चिन्ह। अध्याय 1 सुरक्षित तरीके से काम करने वाले लोग भी दुर्घटनाग्रस्त क्यों होते हैं। कार्यस्थल पर होने वाली हर दुर्घटना केवल उस कर्मचारी की कहानी नहीं है जो घायल हुआ, यह उस परिवार की भी कहानी है जिसका भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। हमारी शादी को केवल 7 दिन हुए थे। लोग आज भी मुझसे पूछते हैं कि हम पति पत्नी के रूप में कितने समय तक साथ रहे। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि इस सवाल का जवाब कैसे दूं। क्या मैं कहूं 7 दिन या कहूं सिर्फ 6 दिन, क्योंकि 7वें दिन मैंने उन्हें फिर कभी जीवित नहीं देखा। हम अभी भी अपनी शादी की खुशियों में जी रहे थे। घर में की गई सजावट भी पूरी तरह नहीं उतारी गई थी। रिश्तेदारों का आना जाना जारी था। हमारे कमरे में नए कपड़े टंगे हुए थे। शादी में मिले कई उपहार अभी तक खोले भी नहीं गए थे। ऐसा लगता था जैसे शादी के दिन इस्तेमाल किए गए चमेली के फूलों की खुशबू अब भी हमारे घर में बसी हुई थी। हर सुबह काम पर जाने से पहले वे मुझे देखकर मुस्कुराते थे। उस सुबह भी कुछ अलग नहीं था। घर से निकलने से पहले उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, आज मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं मुस्कुराई। जल्दी आना, आज शाम सब लोग फिर घर आने वाले हैं। वे हंसे। चिंता मत करो, काम पर एक और सामान्य दिन ही तो है। मैं दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। मुझे क्या पता था कि वो आखिरी बार होगा जब मैं उनकी मुस्कान देख रही थी। शाम को एक फोन आया। उनके कार्यस्थल से किसी ने बताया कि एक छोटी सी घटना हुई है। वो स्कैफोल्ड से फिसल गए हैं। फिर उन्होंने कहा, लेकिन चिंता मत कीजिए, कोई गंभीर चोट नहीं है। इन शब्दों ने मुझे उम्मीद दी। जब मैंने बाद में उन्हें देखा तो शरीर पर कोई गंभीर घाव दिखाई नहीं दे रहा था। कोई हड्डी नहीं टूटी थी। बहुत ज्यादा खून भी नहीं बहा था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उनके सिर के अंदर एक गंभीर चोट चुपचाप अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी थी। डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी। सभी को विश्वास था कि वे ठीक हो जाएंगे। उस रात मैं उनके पास बैठी रही, बार बार पूछती रही, अब कुछ बेहतर लग रहा है। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ। अपने पति से सुने वे मेरे आखिरी शब्द थे। अगली सुबह वे कभी नहीं जागे। सिर के अंदर लगी एक गंभीर चोट ने चुपचाप उनकी जान ले ली। हमारी शादी के केवल 7 दिन बाद मैं विधवा हो गई। उसके बाद के दिन लोग अक्सर सोचते हैं कि अंतिम संस्कार के साथ त्रासदी समाप्त हो जाती है।
लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी वहीं से एक दूसरी त्रासदी शुरू होती है। हमारे भविष्य की बातें करने के बजाय दोनों परिवार अचानक मुआवजे की चर्चा करने लगे। बैठकें बहस में बदल गई, बहस आरोपों में बदल गई। वकील शामिल हो गए। जो लोग कुछ ही दिन पहले हमारी शादी की खुशियां मना रहे थे, अब पैसों को लेकर बहस कर रहे थे। मैं अक्सर किसी कोने में चुपचाप बैठी रहती। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैंने क्या खोया है। लोग केवल पूछते थे, मुआवजा कितना मिलेगा? लेकिन दुनिया की कोई भी रकम उस सवाल का जवाब नहीं दे सकती थी जो हर रात मुझे परेशान करता था। आखिर यह हुआ क्यों? वो सच्चाई जो मुझे बाद में पता चली। कई महीने बीत गए। एक दिन उनके साथ काम करने वाला एक सहकर्मी मुझसे मिलने आया। कुछ कहने से पहले वो हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कहा, वो बहुत अच्छे कर्मचारी थे, मेहनती थे, सबके साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन उनकी एक खतरनाक आदत थी। वे स्कैफोल्ड पर चढ़ने के लिए सही एक्सेस लैडर का इस्तेमाल नहीं करते थे। जब भी उन्हें स्कैफोल्ड पर चढ़ना होता, वे क्रॉस ब्रेसेस पकड़कर ऊपर चढ़ना पसंद करते थे। उनके सुपरवाइजरों ने उन्हें कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन हर बार वे मुस्कुराकर कहते, कुछ नहीं होगा। ये शब्द मेरे मन में बार बार गूंजने लगे, कुछ नहीं होगा। उस दिन तक जब सचमुच कुछ हो गया। बहुत से लोग मानते हैं कि दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि कर्मचारियों के पास पर्याप्त जानकारी या प्रशिक्षण नहीं होता। लेकिन यह हमेशा सच नहीं है। इस युवा कर्मचारी को नियम पता थे, उसके सुपरवाइजरों को भी नियम पता थे, खतरे को हर कोई समझता था। फिर भी एक असुरक्षित आदत जिसे वो हर दिन दोहराता रहा और जिसका तत्काल कोई बुरा परिणाम नहीं हुआ, धीरे धीरे उसे सामान्य लगने लगी। फिर वो दिन आया जब उसका परिणाम सामान्य नहीं रहा। यहीं से बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी की वास्तविक आवश्यकता शुरू होती है। केवल प्रक्रियाओं से नहीं, केवल नियमों से नहीं, बल्कि यह समझने से कि अच्छे और अनुभवी लोग भी यह जानते हुए कि कोई व्यवहार असुरक्षित है, उसे बार बार क्यों दोहराते रहते हैं। हर असुरक्षित आदत इसलिए जीवित रहती है क्योंकि असफल होने से पहले वो कई बार सफल हो चुकी होती है। दुर्भाग्य से उसकी एक असफलता पूरे जीवन की कीमत मांग सकती है। इस त्रासदी से हम क्या सीख सकते हैं? कार्यस्थल की हर दुर्घटना अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। कुछ सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल जीवन भर अनुत्तरित रह जाते हैं। इस कहानी के युवा कर्मचारी ने अपनी जान इसलिए नहीं गंवाई क्योंकि उसके पास जानकारी की कमी थी। उसे स्कैफोल्ड पर चढ़ने की सही प्रक्रिया मालूम थी, उसके सुपरवाइजर को मालूम थी, उसके सहकर्मियों को मालूम थी। सभी जानते थे कि स्कैफोल्ड के क्रॉस ब्रेसेस के सहारे चढ़ना असुरक्षित है। फिर भी वो व्यवहार जारी रहा। क्यों? क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं हुआ था। जब किसी असुरक्षित व्यवहार को लंबे समय तक दोहराने के बावजूद कोई तत्काल नकारात्मक परिणाम दिखाई नहीं देता, तो वह धीरे धीरे एक स्वीकार की गई आदत बन सकता है। जब कोई व्यक्ति एक असुरक्षित कार्य को 100 बार करता है और हर बार सुरक्षित बच निकलता है, तो उसका मस्तिष्क यह मानने लगता है, शायद यह वास्तव में खतरनाक नहीं है, लेकिन वो सुरक्षित नहीं हुआ है। वो केवल सही अवसर की प्रतीक्षा करती हुई एक दुर्घटना है। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी हमें सिखाता है कि दुर्घटनाएं अक्सर उस दिन शुरू नहीं होती जिस दिन वे घटित होती है। उनकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है, दृष्टिकोण से, आदतों से, मान्यताओं से, निर्णयों से और उन व्यवहारों से जिन्हें समय रहते सुधारा नहीं गया। आज नजरअंदाज किया गया हर असुरक्षित व्यवहार कल की संभावित दुर्घटना बन सकता है। मुख्य सीख इस अध्याय को पढ़ने के बाद इन महत्वपूर्ण बातों को हमेशा याद रखें। केवल जानकारी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। असुरक्षित आदतें अक्सर इसलिए विकसित होती हैं क्योंकि उनसे अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है। अनुभव कभी भी सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं का विकल्प नहीं बन सकता। हर असुरक्षित व्यवहार को समय रहते सुधारना आवश्यक है। एक व्यक्ति का असुरक्षित कार्य केवल उसी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता, उसका प्रभाव कई लोगों पर पड़ सकता है। हर दुर्घटना के भावनात्मक, सामाजिक, कानूनी और आर्थिक परिणाम होते हैं। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का उद्देश्य दुर्घटना होने के बाद प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि दुर्घटना से पहले व्यवहार को प्रभावित और सुधारना है। हर कर्मचारी को क्या करना चाहिए? एक कर्मचारी के रूप में मैं हर बार स्वीकृत और सुरक्षित कार्य प्रक्रिया का पालन करूंगा। केवल निर्धारित और सुरक्षित पहुंच मार्गों का उपयोग करूंगा। केवल इसलिए शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा किया है। सुधार और सलाह को सकारात्मक रूप से स्वीकार करूंगा। असुरक्षित कार्य को तुरंत रोकूंगा। हमेशा याद रखूंगा कि घर पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। ये समझूंगा कि कोई भी उत्पादन लक्ष्य मेरे जीवन को जोखिम में डालने जितना महत्वपूर्ण नहीं है।
हर सुपरवाइजर को क्या करना चाहिए? एक सुपरवाइजर के रूप में मैं बार बार होने वाले असुरक्षित व्यवहार को कभी नजरअंदाज नहीं करूंगा। असुरक्षित कार्य देखते ही सम्मानपूर्वक कोचिंग और सुधार करूंगा। केवल नियम नहीं बताऊंगा, उस व्यवहार के संभावित परिणाम भी समझाऊंगा। लगातार सुरक्षित तरीके से काम करने वाले कर्मचारियों की सराहना करूंगा। उत्पादन लक्ष्य पूरा करने के लिए सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करूंगा। हमेशा याद रखूंगा कि आज नजरअंदाज किया गया शॉर्टकट कल एक जानलेवा दुर्घटना बन सकता है। मुख्य सीख: इस अध्याय को पढ़ने के बाद इन महत्वपूर्ण बातों को हमेशा याद रखें। केवल जानकारी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। असुरक्षित आदतें अक्सर इसलिए विकसित होती हैं क्योंकि उनसे अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है। अनुभव कभी भी सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं का विकल्प नहीं बन सकता। हर असुरक्षित व्यवहार को समय रहते सुधारना आवश्यक है। एक व्यक्ति का असुरक्षित कार्य केवल उसी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता, उसका प्रभाव कई लोगों पर पड़ सकता है। हर दुर्घटना के भावनात्मक, सामाजिक, कानूनी और आर्थिक परिणाम होते हैं। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का उद्देश्य दुर्घटना होने के बाद प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि दुर्घटना से पहले व्यवहार को प्रभावित और सुधारना है। हर कर्मचारी को क्या करना चाहिए? एक कर्मचारी के रूप में मैं हर बार स्वीकृत और सुरक्षित कार्य प्रक्रिया का पालन करूंगा। केवल निर्धारित और सुरक्षित पहुंच मार्गों का उपयोग करूंगा। केवल इसलिए शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा किया है। सुधार और सलाह को सकारात्मक रूप से स्वीकार करूंगा। असुरक्षित कार्य को तुरंत रोकूंगा। हमेशा याद रखूंगा कि घर पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। ये समझूंगा कि कोई भी उत्पादन लक्ष्य मेरे जीवन को जोखिम में डालने जितना महत्वपूर्ण नहीं है। हर सुपरवाइजर को क्या करना चाहिए? एक सुपरवाइजर के रूप में मैं बार बार होने वाले असुरक्षित व्यवहार को कभी नजरअंदाज नहीं करूंगा। असुरक्षित कार्य देखते ही सम्मानपूर्वक कोचिंग और सुधार करूंगा। केवल नियम नहीं बताऊंगा, उस व्यवहार के संभावित परिणाम भी समझाऊंगा। लगातार सुरक्षित तरीके से काम करने वाले कर्मचारियों की सराहना करूंगा। उत्पादन लक्ष्य पूरा करने के लिए सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करूंगा। हमेशा याद रखूंगा कि आज नजरअंदाज किया गया शॉर्टकट कल एक जानलेवा दुर्घटना बन सकता है। हर मैनेजर को क्या करना चाहिए? एक मैनेजर के रूप में मैं ऐसी संस्कृति बनाऊंगा जहां उत्पादन के दबाव से ऊपर सुरक्षा को प्राथमिकता मिले। ये सुनिश्चित करूंगा कि सुपरवाइजरों के पास केवल निगरानी करने के लिए नहीं, बल्कि कर्मचारियों को कोच करने के लिए भी पर्याप्त समय हो। बिना डर के घटनाओं, गलतियों और जोखिमों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करूंगा। सुरक्षित व्यवहार को पहचानूंगा और प्रोत्साहित करूंगा। केवल दुर्घटनाओं के आंकड़ों को नहीं, बल्कि संगठन की सेफ्टी कल्चर को भी मापूंगा। अपने व्यक्तिगत व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। हर संगठन को क्या करना चाहिए? अपने लोगों की रक्षा करना प्रत्येक संगठन की नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए प्रत्येक संगठन को एक मजबूत बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी प्रोग्राम विकसित करना चाहिए। केवल कार्यस्थल की परिस्थितियों को नहीं, बल्कि व्यवहार को भी देखना और समझना चाहिए। असुरक्षित आदतों को सामान्य बनने से पहले सुधारना चाहिए। लीडर्स को मानवीय व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। हर घटना के पीछे मौजूद व्यवहार संबंधी कारणों की जांच करनी चाहिए। नियमित घटनाओं से सीखना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि हर कर्मचारी किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का पति है, किसी की पत्नी है, किसी का पिता है या किसी की माँ है। जरा सोचिए, अगला पन्ना पलटने से पहले अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। यदि आप उस कर्मचारी के सुपरवाइजर होते, क्या आप उसे रोकते? यदि आप उसके सहकर्मी होते, क्या आप बोलने का साहस करते? यदि आप उस संगठन के मैनेजर होते, क्या उस असुरक्षित व्यवहार को महीनों तक जारी रहने दिया जाता? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आज आपके अपने कार्यस्थल में ऐसा कौन सा असुरक्षित व्यवहार है जिसे सभी ने सामान्य मानकर स्वीकार कर लिया है? अध्याय सारांश। यह अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाता है। दुर्घटनाएं हमेशा इसलिए नहीं होती कि लोगों को सही तरीका मालूम नहीं होता। कई दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि लोग धीरे धीरे वही काम करने में सहज हो जाते हैं जिसके बारे में वे जानते हैं कि उन्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए व्यवहार में बदलाव कोई वैकल्पिक प्रयास नहीं है, ये कार्यस्थल की सुरक्षा की बुनियाद है। मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, यदि आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं या इस ऑडियोबुक को सुन रहे हैं, तो मैं आपको कुछ क्षण रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं और इस प्रतिबद्धता को मेरे साथ ऊंची आवाज में दोहराइए। मेरी बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी प्रतिबद्धता। आज मैं स्वयं से एक व्यक्तिगत प्रतिबद्धता करता हूं। मैं जानबूझकर कभी भी स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनावश्यक जोखिम में नहीं डालूंगा। मैं शॉर्टकट के बजाय सुरक्षित व्यवहार चुनूंगा।